आओ। चलिए भाई, आज हम लोग अगला इंटरेक्शन शुरू करेंगे। जिसको हम कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा। अरे मजा नहीं आ रहा है। मेन तो आंखों का ही है ना कि किसकी तरफ देख रहा हूं। चश्मा लगाने से पता ही नहीं चलेगा कि किसको देख रहा हूं। राहुल को देख रहा हूं और राधे श्याम आंसर दे रहा है। क्या बाकी लोग छुट्टी पर हैं क्या आज? क्या है आज? ऐसी क्यों छुट्टी भाई? मोदी जी आए हैं? वो तो कल आए थे, आज भी आए, आज भी हैं। अच्छा, स्वागत है उनका। और अगले 2-3 दिन आप लोगों को परेशानी रहेगी क्योंकि भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब पूरे विश्व से अलग अलग जो बिजनेसमैन हैं वो लोग भोपाल आ रहे हैं। कुछ ऐसा कॉन्फ्रेंस वगैरह है, 3 दिन का, तीन दिन का है। और तो सुरक्षा कारणों से बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो परिवर्तित किए गए हैं और कई मार्ग ऐसे हैं जो बंद रखे गए। तो लेक व्यू वगैरह मत जाना, बड़ा तालाब वगैरह मत जाना, थोड़ा लाठी डंडे चल रहे हैं वहाँ, है ना, माहौल थोड़ा खराब है। तो मार्ग परिवर्तित कर लेना, है ना। मार्ग परिवर्तित मतलब कलिया सोच चले जाना, केरवा कोलार चले जाना, बड़ा तालाब कुछ दिन 2-3 दिन मत जाना, है ना। हाँ परवेश, तुम्हारे लिए विशेष था। तो आगे आते हैं, अगला जो इंटरेक्शन है जिसे हम लोग कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरे को भी नुकसान होता है, उसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। तो लिखो, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों प्रजातियों को हानि होती है। एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों प्रजातियों को हानि होती है, अब महत्वपूर्ण बात जो आएगी वो इसके बाद आएगी, इसको याद करो। याद आ रहा है? आर वैल्यू क्या था? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, सर्वाइवल रेट, डार्विनियन फिटनेस कहा गया था। समझ में आ रही बात की कुछ मैं अलग आयाम की बात कर रहा हूं? नहीं समझ में आ रही है? आ रही है। हमने 2-3 क्लास पहले आर वैल्यू के बारे में पढ़ा था, 1-2 बार पढ़ा था। तो हमने बोला था कि आर वैल्यू जो है सर्वाइवल को बताता है, जीवित बचे रहने की क्षमता को बताता है। जिसकी आर वैल्यू ज्यादा उसके जीवित बचे रहने की संभावना ज्यादा। अब होता क्या है कि यदि किसी आवास में एक प्रजाति उपस्थित है और वहां कोई दूसरा प्रतिस्पर्धी आ जाए तो उस प्रतिस्पर्धी के आने से इसकी आर वैल्यू कम हो जाती है। तो यानी कॉम्पिटिटर के उपस्थित होने से आर वैल्यू कम हो जाती है, प्रतिस्पर्धी के उपस्थित होने से सिलेक्शन की संभावना, रेट ऑफ सर्वाइवल नहीं बेटा, रेट ऑफ सिलेक्शन है ना, सर्वाइवल की संभावना कम हो जाती है। यानी क्या हो गया भाई? हेलो माइक टेस्टिंग, बुलाओ भाई जरा। अरे रुको, चलो। तो हमने बोला कि यदि किसी आवास में
कोई प्रतिस्पर्धी उपस्थित हो तो जो प्रजाति वहां पहले से है, प्रतिस्पर्धी के आने की वजह से उसकी आर वैल्यू में कमी आ जाती है। अब दोनों की आर वैल्यू में प्रतिस्पर्धा होगी, जिसकी आर वैल्यू ज्यादा होगी वो प्रजाति वहां प्रभावी होगी, जिसकी आर वैल्यू कम होगी वो प्रजाति वहां अप्रभावी होगी। तो लिखो कि किसी आवास में एक प्रतिस्पर्धी प्रजाति, किसी आवास में एक प्रतिस्पर्धी प्रजाति, किसी आवास में एक प्रतिस्पर्धी प्रजाति की उपस्थिति के कारण, प्रतिस्पर्धी प्रजाति की उपस्थिति के कारण दूसरी प्रजाति की आर वैल्यू में, दूसरी प्रजाति की आर वैल्यू में कमी आ जाती है, दूसरी प्रजाति की आर वैल्यू में कमी आ जाती है, दूसरी प्रजाति की आर वैल्यू में कमी आ जाती है, आर वैल्यू में कमी आ जाती है। लिखो अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा क्रमिक विकास, अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा क्रमिक विकास को बढ़ाने वाला, क्रमिक विकास को बढ़ाने वाला एक प्रभावी बल है, क्रमिक विकास को बढ़ाने वाला एक प्रभावी बल है। मतलब क्रमिक विकास किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये निर्धारित कौन करता है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये एक प्रभावी बल है जो क्रमिक विकास को दिशा देता है, आगे ले जाता है। ये बात याद रखना है। अगला पॉइंट कि सामान्यतः प्रतिस्पर्धा, सामान्यतः प्रतिस्पर्धा पास रहने वाले जीवों में, सामान्यतः प्रतिस्पर्धा पास रहने वाले जीवों में पाई जाती है, सामान्यतः प्रतिस्पर्धा पास रहने वाले जीवों में पाई जाती है जो समान स्रोत के लिए या जो समान स्रोत पर निर्भर करते हैं, जो समान स्रोत पर निर्भर करते हैं, यानी जिनका स्रोत एक समान है। वो स्रोत दोनों को चाहिए। एमबीबीएस की सीट सभी को चाहिए, दूर रहो। और एमबीबीएस की सीट सभी को चाहिए तो मतलब तुम्हारी पड़ोस में जो बैठा है वो कौन है? तुम्हारा कॉम्पिटिटर। दोस्त तो है बाहर से, दोस्त वो है एकदम बाहर से। ऐसा दोस्त जो दोस्त के लिए एमबीबीएस की सीट छोड़ दे, ऐसा एक ही है। राधे राधे। तो सामान्यतः कोई दोस्त के लिए एमबीबीएस की सीट नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऐसे हैं दोस्त जो, हाँ। तो अब बोला गया कि आपकी सीट पे जो बगल में बैठा है कौन है? ऐसा राहुल है, देखा है कोई? वो बैठा है पीछे, हाँ, जानते हो ना? हाँ। तो सामान्यतः जो कॉम्पिटिटर होता है वो बाहर से देखने में दोस्त होता है। जैसे आपकी सीट के जो बगल में बैठा है वो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, लेकिन कॉम्पिटिटर की एक अच्छाई है। अच्छाई जानते हो क्या होती है?
एक मजबूत कॉम्पिटिटर आपको मजबूत बनाता है। अगर आपका कॉम्पिटिटर तगड़ा है तो उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए आप मेहनत करोगे, क्या होगा? तो एक तगड़े कॉम्पिटिटर को धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपके जीवन में उपस्थित है, क्योंकि तगड़े की बात हो रही बेटा, पोलियो वालों की बात नहीं हो रही है। एक तगड़ा कॉम्पिटिटर अगर आपके जीवन में रहेगा तो वो हमेशा आपको एक बल देता रहेगा कि नहीं, मेहनत कर नहीं तो पिछड़ जाएगा, मेहनत कर नहीं तो पिछड़ जाएगा। अब जो रिजल्ट आता है, टेस्ट का रिजल्ट, रैंक 1 से शुरू होता है, 250 तक जाता है रैंक। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा नंबर कितना आया और कितने ज्यादा लोग हमसे पीछे हैं। वो जो नीचे है वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर थोड़ी है, तुमसे ऊपर कौन कौन है वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। अभी आपके जो टेस्ट चल रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों के बड़े नंबर आ रहे होंगे, अरे हमारा तो 650 नंबर आया, 625 नंबर आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। उनकी थोड़ी सी गफलत मैं दूर कर दूं, 12th वाले अभी इस एग्जाम को दे ही नहीं रहे हैं, वो अभी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, उनका बोर्ड का पेपर चल रहा है। जिस दिन बोर्ड का पेपर खत्म होगा और 12th वाले भी यही टेस्ट सीरीज में आएंगे, उस दिन हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। तो अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि अभी 12th वाले आएंगे। मेरे ख्याल से बोर्ड का आखिरी पेपर कब है? 17 मार्च को एमपी बोर्ड का है और 25 मार्च को सीबीएसई का, ऐसा कुछ है या उल्टा है। तो 25 मार्च के बाद वो फ्री हो जाएंगे और फिर वो इसी टेस्ट सीरीज में आएंगे और उस समय चल रही होगी एकदम जोरों शोरों पर फुल सिलेबस टेस्ट। आपका फुल सिलेबस टेस्ट आपको एकदम कसौटी पे आपको तौलेगा, बेटा कितने पानी में हो, आओ देखें। अभी तो 1-1, 2-2 चैप्टर आ रहे हैं। अगला जो टेस्ट होगा इसमें भी आखिरी चैप्टर है आपका, उसके बाद फुल 11th है, फुल 12th है, फिर आपका एफएसटी शुरू हो जाएगा। एफएसटी तुमको ना तौलेगा, आओ जरा देखें कितने पानी में हो, घुटने तक पानी है, कमर तक पानी है, गले तक पानी है, या बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हो कि अंगूठा डुबोए कि नहीं, है ना। अभी तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो तो बोर्ड एग्जाम में व्यस्त हैं, उनका बोर्ड एग्जाम चल रहा है। तो प्रतिस्पर्धा क्या होता है, दूसरा जब आएगा तो आर वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वैल्यू कम हो जाएगी। और यही कंपटीशन की सबसे खूबसूरती। तो कॉम्पिटिटर जो होते हैं, प्रतिस्पर्धी जो होते हैं, समान स्रोत पर निर्भर करते हैं और इसलिए उनमें क्या होता है, कंपटीशन। क्या लिखा अपन ने, आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सामान्यतः जो कंपटीशन है वो एक जैसी प्रजातियों के बीच पाया जाता है। जैसे हिरन का शिकार किया और शेर और लकड़बग्घे दोनों लड़ रहे हैं, दोनों मांसाहारी हैं, हिरन का शिकार कौन खाएगा इसको लेकर उनमें आपस में कंपटीशन चल रहा है। तो दोनों मांसाहारी यानी मिलती जुलती प्रजातियां। तो सामान्यतः जो कंपटीशन है वो एक जैसी, समान या मिलते जुलते लक्षणों वाली प्रजातियों के बीच पाया जाता है। लिखो कि सामान्यतः कंपटीशन एक जैसे या समान लक्षणों वाले, एक जैसे या समान लक्षणों वाले जीवों के बीच, समान लक्षणों वाले जीवों के बीच पाया जाता है। एक जैसे या समान लक्षणों वाले जीवों के बीच पाया जाता है। जैसे बाघ, लकड़बग्घा इत्यादि, जैसे बाघ, लकड़बग्घा इत्यादि। अगला पॉइंट, कभी कभी कंपटीशन
असमान लक्षणों वाले जीवों के बीच भी कभी कभी कंपटीशन असमान लक्षणों वाले जीवों के बीच भी कभी कभी कंपटीशन असमान लक्षणों वाले जीवों के बीच भी पाया जाता है। असमान लक्षणों वाले जीवों के बीच भी पाया जाता है। असमान लक्षणों वाले जीवों के बीच भी पाया जाता है। उदाहरण दक्षिणी अमेरिका के कम गहराई वाले दक्षिणी अमेरिका के कम गहराई वाले जलाशयों में दक्षिणी अमेरिका के कम गहराई वाले जलाशयों में फ्लेमिंगो पक्षी जलाशयों में फ्लेमिंगो पक्षी और मछलियों के बीच जू प्लैंक्टन के लिए प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। ये दोनों ही जू प्लैंक्टन को खाते हैं। अब एक पक्षी है और एक मछली है, क्या ये मिलती जुलती प्रजातियां हैं? नहीं। एक पीसीज वर्ग में आता है, एक एव्स वर्ग में आता है, लेकिन इनका भोजन स्रोत एक है, इसलिए भोजन के लिए इनमें आपस में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा। तो ये असमान जीवों के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा। कभी कभी कंपटीशन ऐसी स्थिति में भी पाया जाता है जहां स्रोत की कोई कमी नहीं है, यानी भोजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? ध्यान से सुनना। एक प्रजाति किसी आवास में है और वहीं एक दूसरी प्रजाति आ जा रही है। भोजन की कोई कमी नहीं है, स्रोत की कोई कमी नहीं, केवल दूसरी प्रजाति की उपस्थिति की वजह से एक प्रजाति कंपटीशन का अनुभव कर रही है, उसे कंपटीशन फील हो रहा है। कंपटीशन है नहीं, केवल क्या हो रहा है? फील हो रहा है। इसको बोलते हैं इंटरफियरेंस कंपटीशन। क्या बोलते हैं? इंटरफियर करना, यानी एक के आवास में दूसरी प्रजाति क्या कर रही है? इंटरफियर कर रही। समझो, कभी आप किसी निमंत्रण में जाएं, निमंत्रण ऐसा बढ़िया स्टॉल लगा है, कोई मैरिज गार्डन वगैरह है या बैंक्वेट हॉल, जो भी हो, बढ़िया स्टॉल लगा है और आप गए हो और आप एक एक चीज आपकी फेवरेट है वहां पर, मतलब रसमलाई से लेके चॉकलेट तक, है ना। आपने प्लेट उठाई और बढ़िया आक्रमण, जुट गए, प्लेट भर ली पूरी, और प्लेट भर के जैसे मुड़ रहे हो वैसे देख रहे हो कैमरामैन आपकी प्लेट पर ही फोकस किया हुआ और पीछे एक बड़ी स्क्रीन पे लाइव चल रहा है। अब क्या करोगे? मेरी प्लेट नहीं, दूसरे को दे दो। दूसरे को दे दिए, या अब जो है कैमरा लगा है और दिख रहा है स्क्रीन पे, आप थोड़ा थोड़ा लोगे, इकट्ठे नहीं लोगे, थोड़ा थोड़ा 2-4 बार लोगे, है ना। अब हुआ क्या? स्रोत की कोई कमी नहीं हुआ, भोजन की कोई कमी है क्या? नहीं, लेकिन एक दूसरी प्रजाति की उपस्थिति की वजह से आपकी क्षमता में कमी आ गई। इसको क्या बोलेंगे? इंटरफियरेंस कंपटीशन। आई बात समझ में? ऐसा होता है ना। और कैमरे वाला इतना बदमाश होता है, हाँ, वो आता है और देखता है कौन, वो थाली में फोकस करता है भाई। अब हुआ क्या? मेरा एक ट्रिक है, मैं अक्सर देखोगे कहीं कभी निमंत्रण वगैरह कहीं जाता हूं ना, तो मैं थाली नहीं लेता हूं, लेता ही नहीं थाली। जो भी खा रहा होता है जान पहचान उसी की थाली में, हाँ क्या क्या जाओ ये ले आओ, जाओ वो ले आओ, तो न हमें लेने जाने पड़ता है,
ना लाइन में खड़ा होना पड़ता, कितनी भी भीड़ हो सामने वाला ले आएगा। और उसको भी अच्छा लगता है, अरे सर मेरी थाली से खा रहे हैं तो भी सर कुछ और ले आओ, हाँ ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। तो अपनी फरमाइशें भी पूरी होती हैं और अपन इंटरफेरेंस कंपटीशन भी फील नहीं करते। तो लिखो कि कभी कभी स्रोत की कमी नहीं होती है, या ऐसा लिखो, कभी कभी स्रोत पर्याप्त होता है, कभी कभी स्रोत पर्याप्त होता है, कभी कभी स्रोत पर्याप्त होता है, फिर भी दूसरी प्रजाति की उपस्थिति के कारण, फिर भी दूसरी प्रजाति की उपस्थिति के कारण, दूसरी प्रजाति की उपस्थिति के कारण एक प्रजाति प्रतिस्पर्धा का अनुभव करती है। एक प्रजाति प्रतिस्पर्धा का अनुभव करती है। एक प्रजाति प्रतिस्पर्धा का अनुभव करती है, इसे इंटरफियरेंस कंपटीशन, इसे इंटरफियरेंस कंपटीशन कहा जाता है। इसे इंटरफियरेंस कंपटीशन कहा जाता है। इंटरफियरेंस कंपटीशन कहा जाता है। अगली हेडिंग डालो, प्रतिस्पर्धा के प्रमाण। प्रतिस्पर्धा के प्रमाण। प्रतिस्पर्धा के प्रमाण। प्रमाण नंबर 1 ध्यान से सुनो। एक नाम सुना है आपने, नाम सुना है, क्या नाम है? गैलापागोस आइलैंड। कब सुना था? डार्विन चचा घूमने गए थे, है ना, और बहुत सारी सिरदर्दी लेकर आए थे यहाँ से, डार्विन फिंचेस आए थे कि नहीं? तो उसी में एक कहानी और है, डार्विन से संबंधित नहीं है। पहले जो है गैलापागोस आइलैंड पर मानव नहीं रहते थे। ध्यान से सुनो, बहुत से ऐसे द्वीप हैं जहां मानव नहीं रहते, पहले यहां भी नहीं रहते थे। तो मानव नहीं रहते थे तो यहां एक कछुए की मूल प्रजाति पाई जाती थी, उसे बोलते हैं एल्बिंगडन टॉर्टोइज। एल्बिंगडन टॉर्टोइज एक कछुए की प्रजाति जो मूल निवासी थी, इसका मूल निवासी प्रमाण पत्र भी बना हुआ था, जो मूल निवासी थी कहाँ की? गैलापागोस आइलैंड का। नीट में भी अप्लाई करेगी ये, है ना। एल्बिंगडन टॉर्टोइज, ये मूल निवासी मतलब सैकड़ों हजारों वर्षों से ये इस द्वीप पर रह रही थी, रह रहा था, रही थी भी हो सकता है, कछुआ रह रहा था, मान लो कछुए की प्रजाति पाई जाती थी। अब जब मानव इस द्वीप पर गए तो अपने साथ ले गए किसको? ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, बकरी को ले गए, गोट। ये ग्रेट ऑफ ऑल टाइम नहीं है। तुम लोग जेनजी हो, तुम लोग को वही समझ में आ रहा होगा। जेनजी तुम लोग नहीं हो यार, जेनजी। कितने लोग अपने आप को जेनजी मानते हो? कितने लोगों को मालूम है कि जेनजी क्या होता है? नहीं मालूम है, शाबाश। बस जिसको नहीं मालूम कि जेनजी क्या होता है वही, ऐसा कहते हैं 2005 के बाद पैदा हुए लोग अलग पीढ़ी है, उसे जनरेशन जेड कहा जाता है। 2005 के बाद वाले हो ना तुम लोग? हाँ। 2 वाला कौन था? हाँ, तुम एक पीढ़ी पहले के हो बेटा। हाँ,
तो जनरेशन Z, क्या बोलते हैं इसे, जनरेशन Z। उसके बाद एक और आ गए हैं अल्फा जेनजी। तुम लोग के बाद भी एक पीढ़ी और आ गई है जो अभी छोटी है, वो पीढ़ी कुछ समय बाद बड़ी होगी। उन्हीं के लिए हम लोग ग्लेशियर वेशियर जो है बचा के रखे हैं कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो इनका क्या होगा। तो बकरियों को लाया गया, मानव पहुंचे इस द्वीप पे तो मानव अपने साथ कौन किसको लाए, बकरियों को। अब दोनों शाकाहारी, दोनों कौन, शाकाहारी। दोनों को भोजन के लिए क्या चाहिए, हरी पत्तियां। दोनों ही भोजन के लिए किस पर निर्भर है, हरी पत्तियों पर। कछुआ तेज होता है कि बकरी, कछुआ तो धीरे होता है भाई, कहानी भी अपन ने सुनी है। जब तक बेचारा ये एक पत्ती खाए ये पूरे पेड़ को ही सफा कर जाते थे। तो इनके आने की वजह से कंपटीशन मिला किसको, एल्बिंगडन टॉर्टॉइस को। और एल्बिंगडन टॉर्टॉइस को कंपटीशन मिला और आने के 10 वर्षों के अंदर ही ये विलुप्त हो गए। बकरियों के आने के 10 वर्षों के अंदर ही, जो हजारों साल से वहां रह रहे थे, 10 साल में विलुप्त हो गए। किससे प्रतिस्पर्धा मिली, बकरी से। किस तरह की प्रतिस्पर्धा, इनकी चरने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। बेचारे धीरे धीरे चबाते, पत्ती खाते, खाना ही नहीं मिल पा रहा है उनको। ऐसा होता है ना। आप लोग मान लो आपके ग्रुप में आप 4-5 लोग हो और मोमोज आए हैं गर्मा गर्म। अब आपकी आदत है कि यार जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक मैं खा नहीं पाऊंगा। और वहीं आपके ग्रुप में एक है जो जब तक आप ठंडा हुआ तब तक कुछ बचा ही नहीं उसमें। उसकी क्षमता है कि वो गर्म मोमोज भी खा लेता है। क्यों होता ना ऐसा। जैसे हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज बोलते हैं आजकल उसको, लेकिन हमारे लिए वो इलाहाबाद ही है। इलाहाबाद में लड़के हॉस्टल वगैरह जो पीजी वगैरह रहते हैं, रूम लेकर हॉस्टल में लड़के रहते हैं। और लड़कों में जलेबी खाने की एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। जलेबी वहाँ बहुत फेमस चलती है कि जैसे मान लो 8-10 लड़के हैं और जलेबी आई, अब सबको खानी है। अब वहीं कोई एक ऐसा है जिसने थोड़ा सा ट्रिक लगाया, छोटे छोटे वाले जलेबी पीस खा लेता है और बड़ा वाला ऐसे खा के हाथ में ले लेता। समोसे को लेकर भी हम लोग की बनारस में एक टेक्निक थी कि जैसे मान लो आपके ग्रुप में 4-5 समोसे आए तो अपना वाला जल्दी जल्दी खा जाओ और फिर दूसरे कहे दो, थोड़ा दो, करते ना, अपना जल्दी जल्दी खा जाओ, खत्म, ए थोड़ा दो, मारेंगे दो थोड़ा, करता ना वो। बस सही है, ये टेक्निक थी। और क्या, फिर भी कोई फर्क नहीं लग रहा है। चलो, तो ऐसी 2-3 टेक्निक तुम लोग को भी तो कुछ होगी टेक्निक, नहीं है? शरीफ टाइप के बच्चे हैं यार। चलो लिखो कि एल्बिंगडन कछुए मूलतः, एल्बिंगडन कछुए मूलतः गैलापागोस द्वीप पर पाए जाते थे। एल्बिंगडन कछुए मूलतः गैलापागोस द्वीप पर पाए जाते थे। जब उस द्वीप पर बकरियों को लाया गया, तो अगले 10 वर्षों के अंदर ये कछुए वहां से विलुप्त हो गए। अगले 10 वर्षों के अंदर ये कछुए वहां से विलुप्त हो गए। अगले 10 वर्षों के अंदर ये कछुए वहां से विलुप्त हो गए।
ऐसा बकरियों की चरने की अधिक तीव्रता के कारण, ऐसा बकरियों की चरने की अधिक तीव्रता के कारण, ऐसा बकरियों के चरने की अधिक तीव्रता के कारण पाया गया। बकरियों की चरने की अधिक तीव्रता के कारण पाया गया, जो प्रतिस्पर्धा का प्रमाण है, जो प्रतिस्पर्धा का प्रमाण है, जो प्रतिस्पर्धा का प्रमाण है। ठीक है, दूसरा प्रमाण लिखते हैं। दूसरा लिखो कॉम्पिटिटिव रिलीज। दूसरा प्रमाण है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या कहता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज ऐसा आज कुछ विशेष पर्व है क्या कि लोग छुट्टी पर हैं, कि सब नीट का फॉर्म भरने गए? हाँ, क्या कारण है भाई? कि पढ़ाई से त्याग पत्र दे चुके हैं। ठीक है, जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन वीडियो बेटा, है ना, क्लास नहीं आके जो लोग वीडियो के भरोसे बैठे हो ना, समझ जाओ, समझ तो तुम गए ही होगे। तो हाँ, कुछ ऐसे होते हैं, अरे वीडियो आएगा क्लास का, क्यों जाओ क्लास, क्या फायदा, जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं वही तो। सचिन, अब कोई वीडियो पब्लिक नहीं करोगे, ठीक है? जब मैं शेयर करूंगा तभी शेयर होगा, अब अनलिस्टेड करना। अगला चैप्टर पूरा अनलिस्टेड रहेगा। चलो भाई ध्यान से सुनो। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या कह रहा है कि मान लो दो प्रजातियां हैं किसी आवास में, और दोनों प्रजातियां एक दूसरे से एकदम प्रतिस्पर्धा में हैं, दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, एक दूसरे को नेस्तो नाबूद करने के कगार पे हैं। अब ऐसे में आप अगर एक प्रजाति को वहां से हटा दो, एक प्रजाति को वहां से हटा दो, तो क्या प्रतिस्पर्धा वहां रहेगी? नहीं। मान लो एक आवास है, दो प्रजातियां हैं, दोनों की प्रतिस्पर्धा है, और दोनों की प्रतिस्पर्धा के वजह से दोनों की जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। अब एक को वहां से हटा दो तो दूसरे की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरे की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और अगर दूसरे की जनसंख्या बढ़ रही है, यानी ये इस बात का प्रमाण है कि उनके बीच में क्या था? कंपटीशन। उनके बीच में क्या था? कंपटीशन। इसी को बोलते हैं क्या? कॉम्पिटिटिव रिलीज। लिखो, यदि दो प्रतिस्पर्धी प्रजातियों में से, यदि दो प्रतिस्पर्धी प्रजातियों में से, यदि दो प्रतिस्पर्धी प्रजातियों में से किसी एक प्रजाति को हटा दिया जाए, दो प्रतिस्पर्धी प्रजातियों में से किसी एक प्रजाति को हटा दिया जाए, किसी एक प्रजाति को हटा दिया जाए, तो दूसरे की जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है। तो दूसरे की जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है, इसे कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। तो दूसरे की जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है, इसे कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं, इसे कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज। जो
कंपटीशन का प्रमाण है, जो कंपटीशन का प्रमाण है। उदाहरण लिखना इसमें, कॉम्पिटिटिव रिलीज का क्या उदाहरण है? उदाहरण लिखो, कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। उदाहरण लिखो, कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। ध्यान से सुनना, यहाँ कुछ मैंने शब्द लिखे हैं, इन शब्दों को जोड़कर कहानी समझेंगे। कहानी क्या है कि एक प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। प्रयोग किस नाम से जाना गया? कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेल वो वैज्ञानिक थे जिनके नाम से वो प्रयोग हुआ, इसलिए इसको नाम दिया गया कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट। क्या किया गया इस प्रयोग में? स्कॉटलैंड का जो समुद्री तट था, वहां पर जो पथरीला समुद्री तट था, तो स्कॉटलैंड के पथरीले समुद्री तट पर बार्निकल्स की 2 प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति बैलेनस, जो आकार में बड़ी थी और उनकी संख्या वहां पर ज्यादा थी, इसलिए वो प्रभावी रूप में पाई जाती थी। दूसरी प्रजाति कैथेमेलस, जो आकार में छोटी थी और अप्रभावी रूप में पाई जाती थी, यानी इनकी संख्या वहां पर कम थी। अब एक प्रयोग में क्या किया गया, उस स्थान से जो प्रभावी प्रजाति थी इनको हटा दिया गया, एक एक करके उनको वहां से हटा दिया गया। इनको हटाने की वजह से कैथेमेलस को मिलने वाली प्रतिस्पर्धा कम हो गई, तो इनकी जनसंख्या में वृद्धि पाई गई। तो इसको हटाने की वजह से, बैलेनस को हटाने की वजह से कैथेमेलस की जनसंख्या में वृद्धि पाई, जो किसका प्रमाण है? कंपटीशन का। और इस प्रयोग को नाम दिया गया कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो उदाहरण में लिखो, स्कॉटलैंड के पथरीले तटीय क्षेत्र में, स्कॉटलैंड के पथरीले तटीय क्षेत्र में, स्कॉटलैंड के पथरीले तटीय क्षेत्र में, स्कॉटलैंड के पथरीले तटीय क्षेत्र में बार्नकल्स की 2 प्रजातियां पाई जाती थी। बार्नकल्स की 2 प्रजातियां पाई जाती थी। बार्नकल्स की 2 प्रजातियां पाई जाती थी। एक बैलेनस, एक बैलेनस जो आकार में बड़ी, बैलेनस जो आकार में बड़ी, एक बैलेनस जो आकार में बड़ी अधिक जनसंख्या वाली प्रभावी प्रजाति, बैलेनस जो आकार में बड़ी अधिक जनसंख्या वाली प्रभावी प्रजाति, आकार में बड़ी अधिक जनसंख्या वाली प्रभावी प्रजाति थी, जो आकार में बड़ी अधिक जनसंख्या वाली प्रभावी प्रजाति थी। दूसरा कैथेमेलस, दूसरा कैथेमेलस जो छोटे आकार की, जो छोटे आकार की कम जनसंख्या वाली अप्रभावी प्रजाति थी,
जो छोटे आकार की कम जनसंख्या वाली अप्रभावी प्रजाति थी। देखो इस प्रयोग में बैलेनस को अपने स्थान से हटा दिया गया। इस प्रयोग में बैलेनस को अपने स्थान से हटा दिया गया। बैलेनस को अपने स्थान से हटा दिया गया। और ऐसा पाया गया कि इसके कारण कैथामेलस इसके कारण कैथामेलस की जनसंख्या में वृद्धि पाई गई। कैथामेलस की जनसंख्या में वृद्धि पाई गई। कैथामेलस की जनसंख्या में वृद्धि पाई गई। जो इनके बीच उपस्थित प्रतिस्पर्धा का उदाहरण था। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस थ्योरम पढ़ा है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है ना गॉस थ्योरम। हाँ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं बेटा। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो भाई, इंटरेक्शन को मैं इतना गंभीरता से क्यों पढ़ा रहा हूँ, जो इंटरेक्शन है ना, पिछली एक क्लास लगी, उससे पिछली क्लास भी, आज भी लग रहा है, तो इसको मैं इतनी गंभीरता से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंटरेक्शन से कम एक क्वेश्चन का आना 100% श्योर है। ठीक है, तो अगला है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब बोला क्या जा रहा है कि मान लो दो प्रजातियां हैं और दोनों प्रतिस्पर्धा में हैं, तो किसी एक की आर वैल्यू ज्यादा होगी, किसी एक की आर वैल्यू कम होगी। अब जिसकी आर वैल्यू ज्यादा होगी उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा, उसकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। जिसकी आर वैल्यू कम होगी उसकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होगी। अब कम होते होते इनके बीच का अंतर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो अप्रभावी जनसंख्या है, जिसकी जनसंख्या कम है, वो प्रजाति, उसकी जनसंख्या उस स्थान से विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी को कहते हैं गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कह रहा है कि जो प्रभावी प्रजाति होगी वो अप्रभावी प्रजाति को उस स्थान से हटा देगी, एक्सक्लूड कर देगी। इसी को कहा जाता है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिखो कि प्रतिस्पर्धी जनसंख्या के बीच अधिक आर वैल्यू वाली जनसंख्या बढ़ती हुई पाई जाएगी। अधिक आर वैल्यू वाली जनसंख्या बढ़ती हुई पाई जाएगी
अधिक आर वैल्यू वाली जनसंख्या बढ़ती हुई पाई जाएगी तथा जिसकी आर वैल्यू कम होगी जिसकी आर वैल्यू कम होगी वो जनसंख्या घटती जाएगी तथा जिसकी आर वैल्यू कम होगी वो जनसंख्या घटती जाएगी, जिसकी आर वैल्यू कम होगी वो जनसंख्या घटती जाएगी और एक समय के बाद विलुप्त हो जाएगी, एक समय के बाद विलुप्त हो जाएगी। इसे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। एक समय के बाद विलुप्त हो जाएगी, इसे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। इसे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। अब बात यह है कि विलुप्त होने से बचने के लिए प्रजातियों में एक नई विधि पाई जाती है, वो स्रोत का बंटवारा कर लेती हैं, जिसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो लिखो, विलुप्त होने से बचने के लिए प्रजातियां स्रोत का बंटवारा कर लेती हैं, जिसे रिसोर्स पार्टीशनिंग कहा जाता है। अगली हेडिंग रिसोर्स पार्टीशनिंग, छोटी सी हेडिंग रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग लिखो, इस विधि में प्रजातियां एक दूसरे से होने वाली प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए स्रोत का बंटवारा कर लेती हैं। उदाहरण, स्रोत का बंटवारा कर लेती हैं। उदाहरण ध्यान से देखो, उदाहरण नंबर 1। एक ऐसा पाया गया कि एक मान लो एक पेड़ है, एक ट्री इकोसिस्टम है, वृक्ष से बनने वाला इकोसिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने ना। एक ट्री इकोसिस्टम है और इस वृक्ष पर पक्षियों की कई प्रजातियां भोजन के लिए आश्रित रहती हैं। कई ऐसी प्रजातियां हैं जो फल के लिए, कई फूल के लिए, और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इन वृक्षों पर पाए जाने वाले कीट को खाती हैं और उन कीट के लिए इन वृक्षों पर आश्रित रहती हैं। ऐसी ही 2 प्रजातियों का जिक्र है। ऐसा पाया गया कि 2 अलग अलग रंग के पक्षी, एक लाल रंग वाले पक्षी थे जिनका आकार बड़ा था और एक पीले रंग वाले पक्षी थे जिनका आकार छोटा था। और ये दोनों पक्षी, यानी ये दोनों प्रकार के पक्षी इस पेड़ पर, इस वृक्ष पर जो कीट पाए जाते हैं
उन कीटों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी दोनों का भोजन स्रोत एक है, और जब भोजन स्रोत एक होगा तो ये दोनों आपस में प्रतिस्पर्धी का काम करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंटवारा कर लिया। जो छोटे आकार के पक्षी हैं उन्हें पत्तियों के बीच, डाल के बीच आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन बड़े पक्षियों को सकरी डाल के बीच या पत्तियों के बीच आने जाने में क्या होती है, कठिनाई। तो उन्होंने ऐसा बंटवारा कर लिया कि जो पीले आकार के छोटे पक्षी हैं ये वृक्ष के ऊपरी भाग में जो कीट हैं उनको खाएंगे, और जो लाल रंग के बड़े आकार के पक्षी हैं वो इस वृक्ष के निचले भाग में जो कीट उपस्थित रहेंगे उनको खाएंगे। तो बोले तुम्हारा एरिया ये, हमारा एरिया ये, इधर का बंटवारा कर लिया, इधर का तुम देखोगे, इधर का हम देखेंगे, और ये क्या कहलाता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो लिखो कि उदाहरण 1 में लिखो, एक वृक्ष इकोसिस्टम में, एक वृक्ष इकोसिस्टम में पीले रंग के छोटे पक्षी, एक वृक्ष इकोसिस्टम में पीले रंग के छोटे पक्षी और लाल रंग के बड़े पक्षी, और लाल रंग के बड़े पक्षी, और लाल रंग के बड़े पक्षी, लाल रंग के बड़े पक्षी वृक्ष पर उपस्थित कीटों, वृक्ष पर उपस्थित कीटों को खाते हैं, वृक्ष पर उपस्थित कीटों को खाते हैं तथा उनमें प्रतिस्पर्धा, वृक्ष पर उपस्थित कीटों को खाते हैं तथा उनमें प्रतिस्पर्धा, तथा उनमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए, इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा स्रोत का बंटवारा किया गया। पंचायत बैठी, पंच बैठे, फिर बंटवारा हुआ, उनके द्वारा स्रोत का बंटवारा किया गया, जिसके पश्चात छोटे पीले पक्षी, जिसके पश्चात छोटे पीले पक्षी वृक्ष के ऊपरी भाग में उपस्थित, छोटे पीले पक्षी वृक्ष के ऊपरी भाग में उपस्थित, वृक्ष के ऊपरी भाग में उपस्थित कीटों को खाने लगे, वृक्ष के ऊपरी भाग में उपस्थित कीटों को खाने लगे तथा ऊपरी भाग में उपस्थित कीटों को खाने लगे तथा बड़े लाल पक्षी वृक्ष के नीचे भाग के, तथा बड़े लाल पक्षी वृक्ष के नीचे भाग, वृक्ष के निचले भाग, वृक्ष के निचले भाग के पक्षियों, वृक्ष के निचले भाग के कीटों, वृक्ष के निचले भाग के कीटों को खाने लगे। तो ये एक उदाहरण। एक दूसरा उदाहरण जो है, एक दूसरा जो उदाहरण मिलता है वो किसका मिलता है, एक साइंटिस्ट थे मैकआर्थर। मैकआर्थर ने, इन्होंने कुछ प्रयोग नहीं किया, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। ऐसा पाया कि एक और जो है वार्बलर जो है एक प्रकार के पक्षी हैं और इनकी 5 प्रजातियां एक साथ एक ही आवास में रहती। अब इनकी प्रजातियों के बीच
प्रतिस्पर्धा ना हो, उसको लेकर इन प्रजातियों ने अपने भोजन के समय काल का बंटवारा कर लिया कि अलग अलग प्रजातियां अलग अलग समय पर भोजन करेंगी और दूसरी जो क्रियाएं हैं उसके लिए समय का बंटवारा किया कि ब्रीडिंग यानी अंडे देना, जो बच्चों का विकास, इसको लेकर उनमें समय का बंटवारा कर लिया। तो इसके कारण उनके बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को भी उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो लिखो, मैकआर्थर द्वारा ये पाया गया, मैकआर्थर द्वारा ये पाया गया, मैकआर्थर द्वारा ये पाया गया कि वार्बलर्स पक्षियों की 5 प्रजातियां, वार्बलर्स पक्षियों की 5 प्रजातियां वार्बलर्स पक्षियों की 5 प्रजातियां जो एक दूसरे की निकटतम संबंधी हैं, वार्बलर्स पक्षियों की 5 प्रजातियां जो एक दूसरे की निकटतम संबंधी हैं, जो एक दूसरे की निकटतम संबंधी हैं, जो एक दूसरे की निकटतम संबंधी हैं, एक ही आवास में पाई जाती हैं। तथा इन्होंने प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए अपने भोजन के समय काल तथा वृद्धि के समय काल का बंटवारा कर लिया। अपने भोजन के समय काल तथा वृद्धि के समय काल का बंटवारा कर लिया। तो 2 याद रखना है रिसोर्स पार्टीशनिंग में, एक पीले रंग के छोटे पक्षी और लाल रंग के बड़े पक्षी, और दूसरा वार्बलर्स पक्षियों को, 2 अलग अलग। ये हो गया कंपटीशन। अगली हेडिंग डालो, पैरासिटिज्म, परजीविता। अगला इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म या परजीविता। परजीविता, पैरासिटिज्म, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें परजीवी को लाभ होता है और वाहक को हानि होती है। लिखो, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को लाभ, ब्रैकेट में ना, परजीवी
एक प्रजाति को लाभ, ब्रैकेट में लिखोगे परजीवी, तथा दूसरी प्रजाति को, एक प्रजाति को लाभ तथा दूसरी प्रजाति को हानि, हानि ब्रैकेट में लिखोगे वाहक, होस्ट। एक प्रजाति को लाभ तथा दूसरी प्रजाति को हानि होती है। अब परजीवी किसे कहेंगे? परजीवी किसे कहेंगे? जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो, उसी को क्या कहेंगे? परजीवी। अब कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जो वाहक के लिए विशेष होते हैं, कि भाई उनको एक ही प्रकार का वाहक चाहिए जिसके शरीर पर वो आश्रित रहेंगे और उन्हें पोषण प्राप्त होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि परजीवी से अपने आप को बचाने के लिए वाहक जो है वो इवॉल्व करता है, उसमें क्रमिक विकास होता है ताकि वो परजीवी से अपने आप को सुरक्षित कर सके। लेकिन ऐसे में जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, उनमें भी सहक्रमिक विकास पाया जाता है कि तू डाल डाल मैं पात पात। परजीवी से बचने के लिए होस्ट इवॉल्व करता है और उस इवॉल्व किए हुए होस्ट को दोबारा पैरासिटाइज कर सके, इसके लिए परजीवी भी को इवॉल्व करता है। और इसलिए परजीविता एक बहुत बड़ा उदाहरण हो जाता है किसके बारे में? को इवोल्यूशन के बारे में, सहक्रमिक विकास के बारे में। लिखो, कुछ परजीवी वाहक विशेष होते हैं, कुछ परजीवी वाहक विशेष होते हैं, अर्थात कुछ परजीवी वाहक विशेष होते हैं अर्थात वो केवल एक प्रकार के वाहक पर ही परजीविता व्यक्त कर सकते हैं। वो केवल एक प्रकार के वाहक पर ही परजीविता व्यक्त कर सकते हैं। एक प्रकार के वाहक पर ही परजीविता व्यक्त कर सकते हैं। लिखो, अपने को सुरक्षित करने के लिए वाहक में क्रमिक विकास होता है। अपने को सुरक्षित करने के लिए वाहक में क्रमिक विकास होता है। अपने को सुरक्षित करने के लिए वाहक में क्रमिक विकास होता है, किंतु परजीवी में भी सहक्रमिक विकास पाया जाता है, जिससे वो उसी वाहक पर, परजीवी में भी सहक्रमिक विकास ब्रैकेट में लिखना को इवोल्यूशन, सहक्रमिक विकास को इवोल्यूशन पाया जाता है, जिससे वो सहक्रमिक विकास पाया जाता है, जिससे वो उसी वाहक पर पुनः परजीविता व्यक्त कर सके, जिससे वो उसी वाहक पर पुनः परजीविता व्यक्त कर सके। अब ऐसा करने के लिए जो परजीवी होते हैं उनमें कुछ अनुकूलन भी होता होगा, तो हेडिंग लिखो छोटी सी, परजीवियों के अनुकूलन। परजीवियों के अनुकूलन।
परजीवी बनना आसान नहीं भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए किसी भी जीव को परजीवी बनने के लिए कई लक्षणों का त्याग करना पड़ता है। तो अनुकूलन कैसा कैसा होता है, पहला लिखो, संवेदी अंग का लुप्त होना। संवेदी अंगों का लुप्त होना, इनमें संवेदी अंग नहीं पाए जाते। संवेदी अंगों का लुप्त होना। हुक एवं अन्य, हुक जानते हो, हुक, हाँ क्या बोलते हैं, हुक एवं अन्य पकड़ बनाने वाले अंगों का विकसित होना। हुक एवं अन्य पकड़ बनाने वाले अंगों का विकसित होना। अगला लिखो, आहार नाल का लुप्त होना। आहार नाल का लुप्त होना। आहार नाल का लुप्त होना। अगला पॉइंट, अधिक जनन क्षमता का पाया जाना। अधिक जनन क्षमता का पाया जाना। अगला पॉइंट, अधिक जनन क्षमता का पाया जाना। आकारिकी और आंतरिक संरचना का सरल होना। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर का सिंपल होना। आकारिकी और आंतरिक संरचना का सरल होना। अगला पॉइंट, जीवन चक्र का जटिल होना। जीवन चक्र का जटिल होना। इनका पैरासाइट का जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है, जटिल। जीवन चक्र का जटिल होना। देखो उदाहरण, जीवन चक्र का जटिल होना, उदाहरण लिखो, ह्यूमन लिवर फ्लूक। नाम याद है, क्या नाम है इसका, फैशियोला हेपेटिका। फैशियोला हेपेटिका, ह्यूमन लिवर फ्लूक, फैशियोला हेपेटिका। इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो अंतर माध्यमिक इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो अंतर माध्यमिक इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो अंतर माध्यमिक वाहक की आवश्यकता होती है, स्नेल और मछली। दो अंतर माध्यमिक वाहक की आवश्यकता होती है, स्नेल और मछली। अगला पॉइंट, मलेरियल परजीवी। मलेरियल परजीवी याद है, क्या नाम था, मलेरियल पैरासाइट का क्या नाम था, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। देखो मलेरिया का परजीवी मच्छर की सहायता से अन्य वाहक में
मच्छर की सहायता से अन्य वाहक में रोग को फैलाता है, अन्य वाहक में रोग को फैलाता है। अगला पॉइंट लिखो कि परजीवी वाहक को हानि पहुंचाते हैं, परजीवी वाहक को हानि पहुंचाते हैं, परजीवी वाहक को हानि पहुंचाते हैं। कॉमा, ये वाहक के सर्वाइवल रेट को ये वाहक के सर्वाइवल रेट को, सर्वाइवल रेट यानी जीवित बचे रहने की क्षमता, ये वाहक के सर्वाइवल रेट को कम कर देते हैं, ये वाहक के सर्वाइवल रेट को कम कर देते हैं। कॉमा, उनके जनसंख्या घनत्व, उनके जनसंख्या घनत्व वृद्धि तथा जनन क्रिया को, ये जनसंख्या घनत्व कॉमा वृद्धि तथा जनन क्रिया को कम कर देते हैं। जनन क्रिया को कम कर देते हैं। ये वाहक को बीमार करके, ये वाहक को बीमार करके, ये वाहक को बीमार करके उन्हें भौतिक रूप से कमजोर कर देते हैं, ये वाहक को बीमार करके उन्हें भौतिक रूप से कमजोर कर देते हैं, जिससे वे आसानी से शिकारी जीवों का शिकार हो जाते हैं, जिससे वे आसानी से शिकारी जीवों का शिकार हो जाते हैं, जिससे वे आसानी से शिकारी जीवों का शिकार हो जाते हैं, जिससे वे आसानी से शिकारी जीवों का शिकार हो जाते हैं। आई बात समझ में? शिकारी जीवों का शिकार हो जाते हैं यानी ये वाहक को इतना कमजोर कर देते हैं कि वो अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पाएगा। जैसे आप कभी देखो कि हिरणों का झुंड है और उस हिरणों के झुंड पर अगर कोई शेर आक्रमण करता है तो वो शेर सबसे ताकतवर वाले हिरण पे आक्रमण नहीं करता, वो देखता है कि इस झुंड में बीमार कौन है, बूढ़ा कौन है, छोटा आकार में यानी शिशु कौन है। तो वो जब देख लेता है कि जो बीमार होगा वो तेज भाग नहीं पाएगा, जो बूढ़ा होगा वो भी तेज नहीं भाग पाएगा, तो वो बस इसको देखता है कि इस झुंड में कौन ऐसा है जिसको आसान शिकार बनाया जा सकता है। इसलिए जो शिकारी जीव होते हैं ना, उनकी एक क्षमता होती है, वो खोजते हैं कि सबसे कमजोर कौन है, किसको झुंड से आसानी से अलग कर सकते हैं। वो पूरे झुंड पर आक्रमण नहीं करते, उस झुंड में से कौन है जिस पे आक्रमण करना है उसको खोजना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो बीमार कौन है, बीमार होगा तेज नहीं भाग पाएगा, बूढ़ा होगा तेज नहीं भाग पाएगा। तो कभी भी कोई भी शिकारी जीव ताकतवर का शिकार नहीं करता। ताकतवर समझते हो? ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। ठीक है, ये प्रकृति है, कभी भी ताकतवर का शिकार नहीं किया जाता, कभी भी ताकतवर पे हमला नहीं किया जाता। जो कमजोर होता है उसका शिकार करते हैं, जो कमजोर होता है उस पे हमला करते हैं, तभी शिकार सफल होता है। बस उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है जहां ताकतवर पे हमला होता है। समझे कि नहीं? मैं तुम लोग को एक कहानी बताऊंगा।
अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी और वो घटना बड़ी खतरनाक थी। एक नाम सुना होगा, अतीक अहमद, बड़ा न्यूज़ में चला। दुनिया का पहला ऐसा एनकाउंटर था जो लाइव हुआ टेलीविज़न पे। किसी ने आज तक लाइव एनकाउंटर देखा ही नहीं। लाइव पुलिस लगी है पूरा AK-47 लेके, दो ऐसे सिंगल पसली वाले 3 लड़के आए सिंगल पसली के, पत्रकार बन के, माइक वाइक लेके, अतीक जी आपको कैसा लग रहा है, पुलिस ले जा रही है। और भाई साहब 5 सेकंड में उनने सुला दिया। और मैं तुमको बता रहा हूँ, आज से 10-15 साल पहले, ये बात है 2002 से लेके 2010 तक की, मान लो 8 साल, यूपी में एक ट्रेंड चला था। अभी तो थोड़ा वो ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन आगे और आएगा ये। वो यूपी में क्या ट्रेंड चला था, सबको माफिया बनने का, डॉन बनने का जो है वो चढ़ा था कि हमको डॉन बनना है। क्यों बनना है भाई? जो थे वही लोग से प्रभावित होते थे कि अगर हम डॉन बन जाएंगे तो हमारा रुतबा ऐसा होगा। ये लिटरली मैं तुमको सही बात बता, 1-2 बार तो मेरे मन में भी आया। पिताजी का चेहरा देख के मेरी हसरत बैठ गई। हमने कहा यार पुलिस आएगी, इस भले आदमी को परेशान करेगी, अच्छा लगेगा क्या? तो हमने कहा जाने देते हैं, छोड़ो जाने दो, नहीं तो वहाँ बहुत आसान है। किसी को अगर बड़ा डॉन बनना है, वहाँ उस समय ट्रेंड चलता था, बोले जिसको बड़ा डॉन बनना है तो क्या करो, जो बड़ा डॉन है उसको निपटाओ पहले। जो जिस बड़े डॉन को मार देता था, यानी मैं उससे बड़ा, भाई 18-18, 20-20, 22-22 साल के लड़के कट्टा खोस के घूमते थे। और जो बड़े डॉन थे वो अपने आप को छुपा के रखते थे कि कहीं मरा न जाए। ऐसे कई लोग निपटे हैं, सिंगल पसली वाले। गए एक आदमी के पास गए, थोड़ा बहस वहस हुई, उसने बोला हम तुमको बाद में देखेंगे। बोले तुम हमको बाद में देखना, हम तुमको अभी देख लेते हैं। और वहीं देख लिया और दिख गए वो। ये ट्रेंड चला है 2002 से 2010 तक। नए नए लोग आए, कुछ हमारी उम्र के, चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहाँ पहुँचे? तुम लोग जो है भटका देते हो हमको टॉपिक से। बट क्या बोला हमने? प्लाज्मोडियम के बारे में बात की कि प्लाज्मोडियम जो है मच्छर को अंतर्माध्यमिक वाहक की तरह उपयोग करके इस रोग को, यानी कौन से रोग को? मलेरिया रोग को फैलाता है। और हमने बोला कि ये जो वाहक होता है, वाहक को हानि पहुंचाते हैं, उसके जनसंख्या घनत्व को कम करते हैं, वृद्धि को कम करते हैं, उन्हें भौतिक रूप से कमज़ोर कर देते हैं, जिससे शिकारी जीव उनका आसानी से शिकार कर लेते हैं। लिखो, परजीवी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, परजीवी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। परजीवी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक अंतः परजीवी, एंडोपैरासाइट। दूसरा बाह्य परजीवी।
एक्टोपैरासाइट। पहले बात करेंगे बाह्य परजीवी की, एक्टोपैरासाइट। पहली हेडिंग डालो एक्टोपैरासाइट, बाह्य परजीवी। लिखो ये परजीवी वाहक के शरीर के, ये परजीवी वाहक के शरीर की बाहरी सतह पर, ये परजीवी वाहक की सतह, वाहक के शरीर की बाहरी सतह पर पोषण के लिए आश्रित रहते हैं, पोषण के लिए आश्रित रहते हैं। जैसे जैसे मानव के ऊपर लाइस, लाइस जानते हो, जुए, वो वाला जुआ नहीं, वो वाला जो सिर में रहता है, जुआ, जुआ नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ। तो ह्यूमन, मानव के ऊपर लाइस, कुत्तों के शरीर पर पाए जाते हैं टिक्स, मछलियों के शरीर पर कोपॉड्स, और पौधों के ऊपर एक परजीवी पौधा पाया जाता है जिसे बोलते हैं कस्क्यूटा। क्या लिखना है, कस्क्यूटा। 4 उदाहरण है, विशेष पॉइंट कस्क्यूटा के बारे में लिखेंगे कि कस्क्यूटा एक परजीवी पौधा है कस्क्यूटा एक परजीवी पौधा है, कस्क्यूटा एक परजीवी पौधा है जो हेज प्लांट के ऊपर, हेज प्लांट, जो हेज प्लांट के ऊपर परजीवी रूप में पाया जाता है, जो हेज प्लांट के ऊपर परजीवी रूप में पाया जाता है, जो हेज प्लांट के ऊपर परजीवी रूप में पाया जाता है। किसके ऊपर, हेज प्लांट। देखो कस्क्यूटा में पत्तियां व क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, कस्क्यूटा में पत्तियां व क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। तथा ये वाहक पौधे से ही पोषण प्राप्त करता है, तथा ये वाहक पौधे से ही पोषण प्राप्त करता है, वाहक पौधे से ही पोषण प्राप्त करता है। अगला पॉइंट लिखो, मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता। लिखो, मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता क्योंकि उसे रक्त की आवश्यकता पोषण के लिए नहीं, मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता क्योंकि उसे रक्त की आवश्यकता पोषण के लिए नहीं बल्कि जनन के लिए होती है। रक्त की आवश्यकता पोषण के लिए नहीं बल्कि जनन के लिए होती है, पोषण के लिए नहीं बल्कि जनन के लिए होती है। ये हो गया किसके बारे में, बाह्य परजीवी। अगला लिखो अंतः परजीवी, एंडोपैरासाइट।
एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी। लिखो, ये परजीवी वाहक के शरीर के आंतरिक भाग में, अनिल जी, ये परजीवी वाहक के शरीर के आंतरिक भाग में वो कर रहा है फिर से रजिस्ट्रेशन, उसमें बदलना पड़ेगा कि हो जाएगा? नहीं बदलना पड़ेगा। बात हुई? हाँ हो गई, तब तक करके दे देंगे। और वो जितने नंबर से बनवाया ना वो सिस्टम में वो डेट डालते हैं, अपन ने नंबर में बनवाया, हाँ वो डेट डालते हैं। सर बोला ये वाली डेट मत डालो, जो इधर की डालो, देखते क्या होता है, करके देंगे। हाँ कर, तो वो उन्होंने संडे को दिए, कंटेंट में दे देना। चलो, कुछ ज़रूरी काम क्या है, मेरा पढ़ाने के अलावा थोड़ा प्रबंधन का भी कार्य रहता है, और कई बार प्रबंधन के कार्य आपातकालीन होते हैं, यानी जैसे तुम लोग के टेस्ट सीरीज़ और तमाम चीज़ें हैं। हाँ, कहाँ पहुँचे? एंडोपैरासाइट, ये परजीवी वाहक के शरीर के आंतरिक भाग पर निर्भर करते हैं, आंतरिक भाग पर निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट, ये सामान्यतः लिवर, किडनी, लंग्स, रक्त, ये सामान्यतः लिवर, किडनी, लंग्स, ब्लड इत्यादि, लिवर, किडनी, ब्लड, लंग्स इत्यादि में परजीवी होते हैं, इत्यादि में परजीवी होते हैं, इत्यादि में परजीवी होते हैं। देखो, अंतः परजीवियों का जीवन चक्र अधिक जटिल होता है, अंतः परजीवियों का जीवन चक्र अधिक जटिल होता है, जीवन चक्र अधिक जटिल होता है, तथा इनकी संरचना सरल होती है और इनमें जनन क्षमता अधिक पाई जाती, जनन क्षमता अधिक पाई जाती है। अगली हेडिंग डालो, ब्रूड पैरासिटिज्म, इनमें जनन क्षमता अधिक पाई जाती है। अगली हेडिंग डालेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म, BROOD, ब्रूड पैरासिटिज्म। ध्यान से सुनना, ये जो परजीविता है दो पक्षियों की प्रजातियों के बीच पाई जाती है, कोयल और कौवे। कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देते हैं, और क्रमिक विकास में ऐसा हुआ कि इनके अंडों का रंग और आकार एक समान विकसित हुआ क्रमिक विकास में। अब जो कौवा होता है वो पहचान नहीं कर पाता कि कौन सा अंडा उसका है और कौन सा बाहर से आया। अगर वो ये संख्या भी पहचान ले कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, पहले हमने दिए तो कम थे, दिख रहे हैं ज़्यादा। अब उसने क्या किया, मान लो ऐसा वो भी कर लिया कि भाई उसने 3 अंडे दिए, 5 दिख रहे हैं, उसने 2 बाहर फेंक दिए। अब वो शंका में, भाई अपने वाले तो नहीं फेंक दिए, तो इस जो है शंका से बचने के लिए वो क्या करता है, सभी अंडों को सेता है, और उसमें से जब बच्चे बाहर आते हैं तो कुछ जो है कौवे की भाषा बोलते हैं और कुछ कोयल की भाषा बोलते हैं। और क्रमिक विकास में ऐसा हुआ कि उनके अंडों का रंग और आकार भी एक जैसा पाया गया, और इसे बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो लिखो कि इस क्रिया में ऐसा पाया गया कि परजीवी पक्षी
इस क्रिया में ऐसा पाया गया कि परजीवी पक्षी, ब्रैकेट में लिखना कोयल, इस क्रिया में ऐसा पाया गया कि परजीवी पक्षी, ब्रैकेट में लिखना कोयल, ब्रैकेट में लिखेंगे कोयल, वाहक पक्षी कौवा, वाहक पक्षी कौवा के घोंसले में अंडे देती है। वाहक पक्षी कौवे के घोंसले में अंडे देती है और क्रमिक विकास में ऐसा पाया गया कि उनके अंडों का रंग और आकार, और क्रमिक विकास में ऐसा पाया गया कि उनके अंडों का रंग और आकार, उनके अंडों का रंग और आकार एक समान, उनके अंडों का रंग और आकार एक समान विकसित हुआ, जिससे वाहक पक्षी अंडों में भेद नहीं कर पाता, जिससे वाहक पक्षी अंडों में भेद नहीं कर पाता और उनका त्याग भी नहीं कर पाता, जिससे वाहक पक्षी अंडों में भेद नहीं कर पाता और उनका त्याग भी नहीं कर पाता, और उनका त्याग भी नहीं कर पाता, उनका त्याग भी नहीं कर पाता। इसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, इसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। अगली हेडिंग डालो म्यूचुअलिज्म, सहजीविता। म्यूचुअलिज्म लिखो, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों प्रजातियों को, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों प्रजातियों को, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। उदाहरण नंबर 1 लाइकेंस, उदाहरण नंबर 1 लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? फंजाई और एल्गी। एल्गी में कौन? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के बीच पाई जाने वाली सहजीविता है जिसे कहते हैं लाइकेंस। तो लिखो, यह सहजीविता, यह सहजीविता फंजाई तथा साइनोबैक्टीरिया, यह सहजीविता फंजाई तथा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्रैकेट में लिखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच पाई जाती है। ये हो गया उदाहरण नंबर 1। दूसरा लिखो माइकोराइजा।
देखो यह सहजीविता फंजाई तथा बड़े वृक्षों, यह सहजीविता फंजाई तथा बड़े वृक्षों की जड़ों के बीच, फंजाई तथा बड़े वृक्षों की जड़ों के बीच पाई जाती है। फंजाई तथा बड़े वृक्षों की जड़ों के बीच पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः जिम्नोस्पर्म पाइनस पौधे होते हैं, जिसमें मुख्यतः जिम्नोस्पर्म पाइनस पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म पाइनस पौधे होते हैं। लिखो, इसमें फंजाई मृदा से खनिज अवशोषित करने में सहायता करते हैं। इसमें फंजाई मृदा से खनिज अवशोषित करने में सहायता करते हैं, खनिज अवशोषित करने में सहायता करते हैं तथा पौधे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, तथा पौधे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। तीसरा उदाहरण लिखो, फिग ट्री और वास्प। फिग मतलब अंजीर, अंजीर का जो वृक्ष होता है, और वास्प मतलब ततैया। तो इन दोनों के बीच भी सहजीविता पाई जाती है। कैसी सहजीविता है? अंजीर का जो पुष्पक्रम होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है, वो बंद होता है, और उसके अंदर वास्प को छोड़ के कोई और कीट अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब वास्प उसके पुष्पक्रम में, इन्फ्लोरेसेंस में प्रवेश करता है, अंदर अंडे देता है और परागण यानी पॉलिनेशन कराता है। पॉलिनेशन के बाद जब सीड बनते हैं और अंडे विकसित होते हैं, तो अंडों में से लार्वा बाहर आते हैं। लार्वा उन कुछ सीड्स को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, जिसकी भरपाई फिग पहले कर चुका है। तो फिग को क्या मिला? परागण क्रिया संपन्न हुई, और बदले में उसने क्या दिए? कुछ बीज दिए, सीड दिए, जिससे कि उनके लार्वा को भोजन प्राप्त हुआ। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? सहजीविता। इसमें क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऐसे में यदि एक प्रजाति विलुप्त हुई तो दूसरी प्रजाति अपने आप विलुप्त हो जाएगी, और इसके कारण इनमें सह विलुप्ति भी हो सकती है, को एक्सटिंक्शन भी पाया जा सकता है। तो लिखो कि अंजीर के वृक्ष या अंजीर के पौधे में केवल वास्प कीट ही, अंजीर के पौधे में केवल वास्प कीट ही परागण कर सकता है। केवल वास्प कीट ही परागण कर सकता है। वास्प कीट ही परागण कर सकता है। कौन कर सकता है? वास्प कीट ही परागण कर सकता है। अगला पॉइंट, परागण करने के बाद वास्प इन पुष्पों के बीच अंडे देता है। परागण के बाद वास्प इन पुष्पों के बीच अंडे देता है। इन पुष्पों के बीच अंडे देता है। अगला पॉइंट, अंडे विकसित होने के बाद लार्वा बनते हैं। अंडे विकसित होने के बाद लार्वा बनते हैं, जो फिग के कुछ सीड्स को खाकर
जो अंजीर के कुछ सीड्स को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट, ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्या हो गया, ज़्यादा पढ़ाई हो गई क्या? हैं? चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई तुम लोग की। ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऐसे में कोई एक विलुप्त होती है, ऐसे में कोई एक विलुप्त होती है तो उसके कारण दूसरी प्रजाति भी विलुप्त हो सकती है। और ये सह विलुप्तता का उदाहरण है, और ये सह विलुप्तता का उदाहरण है, को एक्सटिंक्शन का उदाहरण है। सह विलुप्तता का उदाहरण है। अगला हेडिंग डालो, ऑर्किड्स और बीज एवं बमली बीज। ऑर्किड्स जो हैं, क्या हो गया, बमली बी एक प्रकार की मधुमक्खी होती है बेटा। तुम्हारी डिक्शनरी में बम भी बोलते हैं उसे। हाँ, बम भी कुछ नहीं होता, बमली भी होता है। तो ऑर्किड्स जो हैं एक प्रकार के लताओं वाले पौधे होते हैं, और कई पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के ऑर्किड्स पाए जाते हैं। ऑर्किड्स में बहुत विविधता होती है। अब ऑर्किड्स क्या है, कीटों को आकर्षित करने के लिए उनमें आपने पढ़ा है पौधों में अलग अलग प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। कुछ में नेक्टर पाया जाता है, कुछ चटक रंग के होते हैं जिससे वो कीटों को क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तो कीट उनके पास परागण कराते हैं और बदले में वो क्या देते हैं, नेक्टर देते हैं। नेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, मकरंद। तो उन्हें क्या मिलता है, पॉलिनेशन मिलता है, बदले में वो नेक्टर देते हैं। कुछ ऐसे ऑर्किड्स हैं जिनके पेटल्स जानते हो ना, क्या बोलते हैं पेटल्स को, पंखुड़ी, और सेपल्स को अंकुड़ी। हाँ सही है, पेटल्स को पंखुड़ी बोलते हैं और सेपल्स को अंकुड़ी, पुष्पदल बोलते हैं ना। पुष्पदल क्या होता है, पेरियांथ। तुम लोग बट बॉटनी में हमको कंफ्यूज कर रहे हो। हम लोग पेटल्स की बात, पेटल्स आ रहा है ना समझ में। तुम लोग बेटा कुछ क्या उधर क्या भंडारे की पूड़ी बढ़ रही, क्या हलचल मच गई है उधर, हड़कंप मच गई। देखो हर आदमी हिलने डुलने लगा। थोड़ी देर शांत बैठ लो, बस 1 घंटा और ज्यादा नहीं लगेगा, बस 5 तक तो बोला था। चैप्टर खत्म करना है भाई। लिखो कि ऑर्किड्स के रंग और प्रकार में विविधता पाई जाती है। ऑर्किड्स के रंग और प्रकार में विविधता पाई जाती है तथा परागण के लिए ये कीटों को कई प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं। उपहार जैसे नेक्टर हो गया। परागण के लिए ये कीटों को कई प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं। कई प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट, कुछ ऑर्किड्स के पेटल्स की संरचना में विविधता पाई जाती है।
कुछ ऑर्किड्स के पेटल्स की संरचना में विविधता पाई जाती है। पेटल्स की संरचना में विविधता पाई जाती है तथा इनके पुष्प का एक पेटल रंग और आकार में मादा मधुमक्खी के समान दिखाई देता है। एक पेटल रंग और आकार में मादा मधुमक्खी के समान दिखाई देता है। मादा मधुमक्खी के समान दिखाई देता है, जिसके कारण नर मधुमक्खी उसकी तरफ आकर्षित होती है। मधुमक्खा बोलेंगे ना उसको, जिसके कारण नर मधुमक्खी उसकी तरफ आकर्षित होती है। लिखो अगला पॉइंट, कुछ ऑर्किड जैसे मेडिटेरेनियन क्षेत्र में पाया जाने वाला ओफाइरस नर मधुमक्खी को आकर्षित कर सूडो कॉपुलेशन संपर्क कराता है, जो सेक्सुअल डेसीट का उदाहरण है। अगला पॉइंट, क्रमिक विकास में यदि मादा मधुमक्खी का आकार या रंग परिवर्तित होता है, तो बदले में सहक्रमिक विकास के रूप में ऑर्किड के पेटल का रंग और आकार भी परिवर्तित होता है, जो को-इवोल्यूशन का उदाहरण है। अगले पेज पे हेडिंग डालेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। आज 3 क्लास का हुआ है।